हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क फैक्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे सुना होगा कि बहुत सारी डिजीजेस हैं जिनके पॉजिटिव एजेंट हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिनके एजेंट्स के बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज जो है, या पेप्टिक अल्सर हो रहा है, या फिर कैंसर हो रहा है, या मेंटल इलनेस है, उनका पॉजिटिव एजेंट कौन है। तो ऐसी डिजीजेज जिनके आपको पॉजिटिव एजेंट अच्छे से पता नहीं है या फिर फॉर्मली हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो उनकी टियोलॉजी को जनरली हम डिस्कस करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ रिस्क फैक्टर। मतलब हम वहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर ये पर्सन या इस ग्रुप वाले पर्सन इस डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। तो रिस्क फैक्टर की अगर आप डेफिनेशन के बारे में सोचो तो इसको हम दो फॉर्म्स में बता सकते हैं। पहला तो है कॉजेटिव एजेंट की फॉर्म में, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज, जैसे कि एन एट्रीब्यूट और एक्सपोजर दैट इज सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। ऐसा एक्सपोजर या ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसा एक्सपोजर जो किसी डिजीज के होने में पूरा पूरा साथ निभा रहा उसका, ठीक है, मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है। यानी इस डिजीज के आप पर्टिकुलर जो भी पेशेंट देखोगे उनको पर्टिकुलर किसी एक चीज का एक्सपोजर होगा ही होगा। जैसे हम बात करते हैं, अगर किसी को लंग कैंसर है, उसको नॉर्मली आप हिस्ट्री पूछोगे कि कैसे है, तो उसमें स्मोकिंग उनकी एक हिस्ट्री में रहेगा ही, मोस्ट ऑफ में, सबके में नहीं जरूरी है लेकिन मोस्ट ऑफ में रहेगा। तो ऐसा एक्सपोजर जो एक पर्टिकुलर डिजीज के होने में सिग्निफिकेंटली रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क फैक्टर। एक ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इन्होंने क्या बोला कि अ डिटर्मिनेंट दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय इंटरवेंशन। एक ऐसा डिटर्मिनेंट, एक ऐसा फैक्टर जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो बाय इंटरवेंशन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज और अदर स्पेसिफिक आउटकम। मतलब ऐसा एक ऐसा डिटर्मिनेंट जो कोई डिजीज कॉज करता है, और अगर आपने उसको बीच में इंटरप्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे इसको कुछ इंटरवेंशन दे दी, इंटरवेंशन देने के बाद इस डिजीज के होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली लो हो जाते हैं, ये डिजीज होगी ही नहीं उस पेशेंट को, या बहुत परसेंटेज कम हो गए, ऐसे डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलेंगे, उसका रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो रिस्क फैक्टर सजेस्टिव भी हो सकते हैं या एब्सोल्यूट प्रूफ हो कॉज और इफेक्ट का, कि इस कॉज की वजह से एक ऐसा इफेक्ट देखने को मिल गया है, ऐसे भी हो सकते हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर जरूरी नहीं है कि कोई रिस्क फैक्टर हो तो वो उनको डिजीज हो ही। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरीके की पॉपुलेशन हो सकती है। एक तो जिसको किसी पर्टिकुलर चीज का एक्सपोजर हुआ हो, एक जिनको ना एक्सपोजर हुआ, मतलब जिनको नो एक्सपोजर, नो एक्सपोजर वाली। अब जिनको एक्सपोजर हुआ है उनको भी डिजीज हो सकती है, और क्या पता वो डिजीज के बिना ही रहे, तो नो डिजीज। जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ उनको भी डिजीज हो सकती है, और जिनको नहीं हुआ उनको ना भी हो डिजीज। ये हम लंग कैंसर वाला ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब वो एक्सपोजर ग्रुप में आए, कुछ लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं, वो नॉन एक्सपोजर ग्रुप में। स्मोकिंग करने वालों को भी कुछ को डिजीज हो जाएगी, मतलब 90% को हो सकती है डिजीज, लेकिन 10% उसमें भी ऐसे रह सकते हैं जिनको कोई बीमारी ना हो, और कुछ नॉन एक्सपोजर वाले भी ऐसे होंगे जिनको बीमारी हो सकती है और शायद ना हो। तो रिस्क फैक्टर, ये कोई रिस्क फैक्टर में हो उसको वो बीमारी होगी ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है कहना, समझ रहे हो आप। तो रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसे डिटर्मिनेंट या ऐसे एक्सपोजर जो सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो रिस्क फैक्टर है वो क्या होंगे? इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट कम्बिनेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, कुछ इंडिविजुअल में कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के रिस्क फैक्टर कंबाइंड करके एडिटिव नेचर के होते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता हो और उसका ऑक्यूपेशनल डिजीज, मतलब ऑक्यूपेशन भी ऐसा हो जहाँ पे उसको ऐसा एक्सपोजर होता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई कोल माइंस में काम करता है, ठीक है, माइंस में काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या धुआं उड़ता रहेगा, स्मोकिंग होती रहेगी, तो वो स्मोकिंग भी कर रहा है, और जो बाकी ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से भी एक फैक्टर है जो वो उसके रिस्क में आ रहा है। तो ये एडिटिव है नेचर में, ऑक्यूपेशन भी और ये स्मोकिंग जो एक फैक्टर है ये। तो रिस्क फैक्टर के अब हम टाइप पढ़ते हैं। हमारा जो रिस्क फैक्टर होता है
वो ट्रूली पॉजिटिव भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटिंग भी हो सकता है, और लास्ट क्या है, प्रिडिक्टिव भी हो सकता है। हम स्टैटिस्टिकल चीजों की बात करें तो रिस्क फैक्टर कैन बी, फर्स्ट इज कॉजिटिव, मतलब ट्रूली पॉजिटिव, जो पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करेगा ही करेगा डेफिनेटली, जैसे हम बात करें स्मोकिंग और लंग कैंसर की। दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटरी भी होता है, मतलब किसी एक डिजीज को होने में कंट्रीब्यूट करता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता तो इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो सबको कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूट करता है, थोड़ा चांसेस हैं वो होने के। तीसरा है दे मे बी प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव ये मेनली स्टेटिस्टिकल सेंस में हम यूज कर सकते हैं, प्रिडिक्टिव होते हैं। जैसे कि हम क्या बात करते हैं, जैसे जो मोर्टिलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, वो अब के टाइम में कम हो गया पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले लोग को एजुकेशन नहीं होती थी, उनको अपना न्यूट्रिशन कैसे रखना, उस टाइम में प्रॉपर हेल्थ का ध्यान रखना, क्या उस टाइम पे पर्टिकुलर लेना, ये सब कुछ चीजें पता नहीं होती थी। तो अब वो अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे प्रोग्राम चले, अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिससे पता चलता है अभी माओ को भी कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे बच्चा अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई। लेकिन प्रिडिक्टिव का क्या आएगा, जैसे इलिटरेसी फॉर पेरिनेटल मॉर्टेलिटी, जो इलिटरेट है, जिनको पता ही नहीं है कैसी चीजें खानी है, कैसा रहना है, कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, तो पेरीनेटल मोर्टिलिटी हो सकती है। ये एक प्रिडिक्टिव है, इसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, होगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग भी ऐसा है कि एक थोड़ा तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अगर इलिटरेसी है उसकी वजह से पेरीनेटल मोर्टिलिटी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, ये हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं इन स्टेटिस्टिकल सेंस। कॉन्ट्रीब्यूटरी सिर्फ कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा बहुत, होगा या नहीं होगा वो पता नहीं। पॉजिटिव वाला जहां हमें डेफिनेट, मतलब 99% चांसेस है कि ऐसा करोगे तो ऐसी डिजीज होगी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रिस्क फैक्टर। दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन है मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफिएबल। ठीक है, मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जिनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ फैक्टर होते हैं जिनको आप मॉडिफाई करते हो, जैसे स्मोकिंग है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी, इनको आप कम कर सकते हो, इनको मॉडिफाई कर सकते हो। आप किसी का बीपी कम कर सकते हो, मतलब उसको मेडिकेशन अच्छी चलाई, खाने पीने की जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो सब फॉलो करने को बोल दिया तो मॉडिफाई कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ उसको कम कर सकते हो। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको स्टॉप करवा सकते हो उस पेशेंट की। तो ये मॉडिफिएबल है जिनको आप चेंज कर सकते हो। नॉन मॉडिफिएबल जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, दैट इज एज। एज को आप नहीं रोक सकते। जो बीमारियां बुढ़ापे में या फिर यंग एज में या फिर बच्चों में होती हैं वो होंगी ही, वो उसके रिस्क फैक्टर रहेंगे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, सेक्स। कुछ ऐसी डिजीज है जो मेल में प्रोन है ज्यादा या फीमेल उनके प्रोन है, तो उनको आप सेक्स को चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे मेल में होने वाली डिजीज, जैसे हार्ट डिजीज मेनली मेल में ज्यादा होने को चांसेस होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो फीमेल में ज्यादा होने के चांसेस है। तो इस डिजीज, इस तरीके के रिस्क फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री हो किसी को, फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि अगर सपोज करो पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, फिजिकली एक्टिव है नहीं, खाने में बहुत ज्यादा नमक और ये सब खा रहा है, तो वो किसके रिस्क फैक्टर में आ गया, हाइपरटेंशन के। ठीक है, वो हो गए मॉडिफिएबल। लेकिन अगर सपोज उसके पेरेंट्स में किसी को फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, मतलब दादा दादी, नाना नानी, उसके मम्मी पापा, किसी को भी फैमिली हिस्ट्री है कि वो हाइपरटेंसिव है, तो वो इस चीज को चेंज नहीं कर सकता। अपने बीपी को कम करने के लिए दवाई खाना, खाने पीने में अपने सुधार करना, स्मोकिंग को कम करना, फिजिकल एक्टिविटी अपनी ठीक कर लेना, वो कर सकता है, उनको मॉडिफिएबल बोलेंगे। फैमिली हिस्ट्री वो नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, या रेस या जेनेटिक फैक्टर सब नॉन मॉडिफिएबल में आएंगे। और रिस्क फैक्टर कैन बी इंडिविजुअल अप्रोच वाले हो सकते हैं। इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर क्या मतलब कि जो एक ही इंडिविजुअल को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर एज, सेक्स, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ही जिससे उससे प्रॉब्लम हो, वो इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर। एक होते हैं कम्युनिटी रिस्क फैक्टर, पर्टिकुलर एक पूरी कम्युनिटी को उससे रिस्क हो। जैसे हम बात करें अगर कि कोई एक
जहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ से बहुत पोल्यूशन होता है, और इसके आसपास बसने वाले जो भी लोग हैं, जितने भी घर हैं, उन सभी को, वो सभी रिस्क फैक्टर किसके हैं? एयर पोल्यूशन से होने वाली जितनी भी बीमारी है, तो ये पूरी कम्युनिटी को हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर को जाके वो एयर प्रॉब्लम करेगी ऐसा नहीं है ना। तो कम्युनिटी रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। तो जब हम एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स जो हैं, जो ये रिस्क फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी कौन कौन से हैं? दैट इज केस कंट्रोल स्टडी एंड द कोहोर्ट स्टडीज। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है जब आप स्वास्थ्य में अपना पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत डिटेल में ऐसे पूछा नहीं जाता है, या फिर सिलेबस में भी वैसा नहीं है कि कोहोर्ट स्टडीज़ क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में क्या होता है कि आपने कोई भी एक अपनी पॉपुलेशन असाइन कर ली कि मुझे इस पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करना है, उसको आप लॉन्ग टर्म तक 1 साल 2 साल 10 साल तक स्टडी करते हो। ये देखते हो कि पर्टिकुलर इस पॉपुलेशन का ऐसा एक्सपोजर हुआ था, इसको वो डिजीज हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से आप एसोसिएशन निकाल सकते हो किसी एक, यानी आपको क्या एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाना होता है। सॉरी, एक्सपोजर से आपको कहाँ जाना है? आउटकम की तरफ जाना है। ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है? वो रेट्रोस्पेक्टिव होती है, मतलब आपको आउटकम पता है कि क्या हो गया है, उससे आपको ये पता करना है कि इसको इस चीज़ का पर्टिकुलर इस चीज़ का एक्सपोजर था या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, वही एग्जांपल हम जो नॉर्मली लेते हैं, लंग कैंसर और स्मोकिंग का। ठीक है। तो आपने किसी एक ग्रुप को चुना, आप उसमें देखते हो कि वो पर्टिकुलर उस जगह पे कोई स्मोकिंग कर रहा है या नहीं। फिर 10 साल बाद उसमें जाके देखते हो कि उनको लंग कैंसर डेवलप हुआ, मतलब जो स्मोकिंग कर रहे थे उनमें कितनों को हुआ, जो नहीं भी कर रहे थे उनमें भी किसी को हुआ है या नहीं। इस तरीके का जब आप कंपैरिजन या स्टडी करते हो, दैट इज कोहोर्ट। और जब आपको पता है कि आपके पास लंग कैंसर के 50 केसेस हैं, अब 50 केसेस की हिस्ट्री लो कि उनको एक्सपोजर था स्मोकिंग का, यानी इस तरीके से जब आप एसोसिएशन देखते हो, वो केस कंट्रोल में आता है, मतलब बैक जाते हो आप तो आउटकम से एक्सपोजर की तरफ, तो वो केस कंट्रोल है। जब एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाओ तो कोहोर्ट स्टडीज हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज हैं, मतलब केस कंट्रोल या कोहोर्ट, इनमें आप जो वो रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हो। उसमें भी मेनली जो कोहोर्ट स्टडी है उसमें आपको रिलेटिव रिस्क के बारे में पता चलता है, और केस कंट्रोल में आपको ऑड्स रेशियो के बारे में पता चलता है। ये एसोसिएशन दिखाते हैं किसी चीज़ का, एक चीज़ दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है, और एक पर्टिकुलर पर्सन को किसी एक चीज़ का रिस्क किस तरीके से ज़्यादा हो सकता है। तो इन स्टडी से आपको रिस्क फैक्टर के बारे में पता चलेगा। अब जैसे हम जो बात करते हैं कि स्मोकिंग लंग कैंसर का एक रिस्क फैक्टर है, वो हमें कैसे पता चला? कोई ज्ञान तो आके नहीं दे के गया आपको कि बता गया है, उन्होंने रिसर्च की है इसके बारे में। जैसे हम आयुर्वेद में भी बात करें, हमारे जो लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि राज्यक्षमा में आप बोलो कि त्रिरूप राज्यक्षमा क्या होती है, कि अंश पार्श्व अभिताप हो रहा है, सर्वांग ज्वर हो रहा है पेशेंट को। ठीक है। तो ये सारे कंडीशन उन्होंने, जैसे षडरूप राज्यक्षमा भी बताया, एकादश रूप भी बताया, तो उन्होंने कैसे कैटेगराइज कर लिया कि इतने लक्षणों वालों को ही राज्यक्षमा बोलेंगे, या फिर प्रमेय ये लक्षण आए तो प्रमेय होगा? क्योंकि उन्होंने वो रिसर्च की हुई है, उन्होंने पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च किया, और उन्होंने देखा कि 50 लोग एक ही बीमारी से पीड़ित है और 50 को ये सिम्टम आ रहे हैं, तो उन्होंने उस सिम्टम को उस चीज के अंदर वो कर लिया कि ये इसका रिस्क फैक्टर, ये इसी का लक्षण होगा। ऐसे ही जब निदान भी तय किए हैं, जैसे कि प्रमेय के बोले आस्य सुखम है, स्वप्न सुखम है, दधीनी ग्राम्य उदक आनु प्रसपयंसी, ये सब कैसे इंक्लूड कर लिए? क्योंकि उन्होंने देखा होगा, उन्होंने रिसर्च की होगी कि प्रमेय की आपने डायग्नोस कर लिया प्रमेय, लेकिन उनसे रिवर्ट बैक जाके पूछा होगा कि क्या आप इस चीज का सेवन करते थे या इस चीज का सेवन नहीं करते थे। तो पर्टिकुलर उन्होंने पाया कि जो बैठे रहते हैं, जो सोते रहते हैं, दधी के जो यूज ज्यादा करते हैं, या फिर दुग्ध के जो विकारों का, या फिर इक्षु विकारों का जो ज्यादा यूज करते हैं, उन्हीं को होने के चांसेस है। उसी के बेसिस पे वो रिस्क फैक्टर की फॉर्म में बनाया गया। तो ऐसे ही मॉडर्न में भी जो है वो रिस्क फैक्टर ये जो है वो बनाए गए हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम बात करें हार्ट डिजीज,
हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर कौन होंगे? स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटिक पेशेंट है, ओबीज है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको भी होने के चांसेस होते हैं। फिर हम बात करें अगर कैंसर की, ठीक है, कैंसर के कौन होंगे? जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जिनको रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन मेनली, या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे उनको कुछ केमिकल्स, पर्टिकुलर केमिकल जो कार्सिनोजन कह गए, उनका एक्सपोजर ज्यादा होता है, पोल्यूशन जहाँ पे है वहाँ पे जो रह रहे हैं, या फिर मेडिसिन या इन कुछ ऐसे एजेंट्स उसके एक्सपोजर में आते हैं जो कार्सिनोजन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि जिनका बीपी हाई रहता हो, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जो स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हो, वो। डायबिटिक पेशेंट की अगर बात करूं मैं, तो डायबिटिक क्या, जो ओबीस होंगे पेशेंट, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो सब किस में आएंगे? डायबिटिक के रिस्क फैक्टर में। फिर सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर किन को हो सकता है? जो अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो वो उनके रिस्क फैक्टर में आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से रिस्क फैक्टर के द्वारा जो है वो हम आने वाली फ्यूचर में होने वाली जो भी इवेंट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसको वहां पे रोका जा सकता है। इसीलिए जब हमने डेफिनेशन भी पढ़ी तो उसमें पढ़ा कि ऐसा डिटर्मिनेंट जिसको हम इंटरवेंशन से मॉडिफाई कर सकें, और मॉडिफाई करने के बाद उस पर्टिकुलर डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसको रिस्क फैक्टर बोला जाता है। अब WHO ने एक टर्म दिया है यहाँ पे, आपने शायद सुना भी हो इससे पहले, रिस्क ग्रुप। उन्होंने एक टर्म दिया है, रिस्क ग्रुप। रिस्क ग्रुप क्या है? मतलब उन्होंने WHO ने इसको डेवलप भी किया, प्रमोट भी करते हैं रिस्क ग्रुप या फिर टारगेट ग्रुप जिसको जैसे हम बोलें। मतलब एक पूरी पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन को हम ध्यान में रख के एक डिफाइंड क्राइटेरिया लगा के उनको ही पहले देखा जाएगा, समझ रहे हैं आप? जैसे आपने रिस्क फैक्टर में रखा कि पूरी जो जैसे हम एनीमिया की अगर हम बात करें, हम डिजीज की बात कर रहे हैं, तो जो एनीमिया होने के चांसेस हैं, तो जो हमारी प्यूबर्टी में आने वाली जो गर्ल्स हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है, तो वो एनीमिया का रिस्क फैक्टर है। तो पर्टिकुलर उस एज में आने वाली सारी फीमेल रिस्क फैक्टर होगी एनीमिया का। तो वहां पे हमने पर्टिकुलर उसी पॉपुलेशन को मेडिसिन या फिर कोई इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं रिस्क अप्रोच। रिस्क को अप्रोच करना है, जो भी इस रिस्क ग्रुप में पॉपुलेशन आती है उनको अप्रोच करना है हमें और उनको ट्रीटमेंट देना है वहाँ पे। या फिर रिस्क एट फैमिलीज, कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रिस्क पे आती हैं, तो उनको हमने उसी तरीके से ट्रीट करना है और उनको पहचानना है। तो वो जब हम कॉम्बिनेशन में चीजें कर रहे होंगे उसको रिस्क ग्रुप बोला जाएगा। अब रिस्क ग्रुप की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जैसे कोई बायोलॉजिकल सिचुएशन हो सकती है। बायोलॉजिकल सिचुएशन क्या मतलब? कोई एज ग्रुप ऐसा हो, जैसे कि आप एल्डरली पेशेंट को इकट्ठे लेके कुछ अप्रोच कर रहे हो उनकी डिजीज को करने के लिए, या फिर इन्फेंट्स के लिए जैसे कि लो बर्थ वेट वाले जो इन्फेंट्स हैं, या फिर सेक्स के अकॉर्डिंग, मतलब आप फीमेल के लिए कुछ रिस्क बनाया आपने कि प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल है, प्यूबर्टी वाली जो फीमेल है, या फिर मेनोपोजल जो फीमेल्स हैं उनके लिए, उनको आपने किसी चीज के रिस्क फैक्टर में रखा है। या फिर जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, या कोई और हेल्थ कंडीशन। फिजिकल सिचुएशन भी हो सकती है जिसको आप ग्रुप में रख सकते हो, जैसे कि रूरल या अर्बन पॉपुलेशन है, जो रूरल वाली को अलग डिजीज होने के चांसेस होते हैं, अर्बन वाली को अलग, जो स्लम्स एरिया वहां पे अलग, ओवर क्राउडिंग जहाँ पे है तो उनको अलग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो उनको पर्टिकुलर ग्रुप को आपने पहचाना है। या फिर सोशल या कल्चरल बेसिस पे भी, मतलब सोशल क्लास, हाई सोशियो इकोनॉमिक वाले को अलग रखा, उनको अलग चीज का रिस्क होता है, मीडियम वालों को अलग, और लोअर जो ग्रुप में उनको अलग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। कुछ एथनिक या कल्चरल ग्रुप ऐसे होते हैं, कुछ लाइफस्टाइल या फिर एटीट्यूड वाले ऐसे, जिनकी वजह से किसी पर्टिकुलर डिजीज के रिस्क डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसको पर्टिकुलर एक ही टाइप की डिजीज होने के चांसेस हो, उसको आपने आइडेंटिफाई किया, दैट इज रिस्क ग्रुप या फिर टारगेट ग्रुप। और उसको ध्यान में रख के आप जो भी इंटरवेंशन करते हो उसको पहचानते हो। रिस्क अप्रोच उसको बोला जाता है, पहले उनको अप्रोच करना है आपने उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, फिर बाकियों को ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा रिस्क ग्रुप। तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए स्वतंत्र में आ सकता है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर, गिव सम एग्जांपल्स। तो उसकी डेफिनेशन, जो मैंने दोनों डेफिनेशन बताई वो, फिर उसके जो टाइप है, कॉजेटिव होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी, प्रिडिक्टिव, मॉडिफिएबल, नॉन मॉडिफिएबल, इंडिविजुअल, कम्युनिटी बेस्ड,
और उसके एग्जांपल्स में हार्ट डिजीज का, कैंसर, स्ट्रोक, सिरोसिस ऑफ लिवर, डायबिटीज, ये जो भी आपको बीमारी ध्यान में आए और उसका पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर कौन है वो आप लिख के इसमें आ सकते हो। थैंक यू।